नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां फलता विधानसभा में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 285 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन यहां की फिजा अब बदली हुई है। फलता उस बदलाव की गवाही दे रहा है जो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद साफ दिखाई दे रहा है। पहली बार जनता यहां बिना किसी भय के, बिना किसी डर के वोट डालने के लिए निकली है। तो सवाल है कि क्या इसी बदलाव से फलता का पुष्पा डर गया। विस्तार से इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ ही साथ बात करेंगे केरल में किस तरह से सियासी समीकरण साध रही है सरकार। क्या वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। और बात उत्तर प्रदेश की सियासत की भी होगी, जहां पर कांग्रेस के कुछ नेता मायावती से मिलने पहुंचे तो सपा नेताओं की पेशानी पर बल पड़ गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये भी हम सवाल करेंगे और इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही साथ इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको लाइव दिखाएंगे कि क्या कुछ है खास आज चल रहा है। पश्चिम एशिया के संकट के बाद देश में किस तरह से स्थितियों को संभालने की कोशिश की गई है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर जो पश्चिम बंगाल के 285 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं वो इस बार किन मायनों में खास है और क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि वो अलग है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाइव। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस को स्टार्ट हुए 81 दिन से अधिक हो चुके हैं और हमारे इंपोर्ट्स उससे अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने सभी संभव स्टेप्स लिए हैं ताकि जो आम जनता है उसको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके चलते मैं दोबारा से ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोल हो या डीजल हो। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हज़ार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है। किसी भी कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज़ में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज़ हुई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है। मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज़ तो एग्रीकल्चर सीज़न के चलते है। इसके अलावा कुछ इंक्रीज़ इसलिए भी है क्योंकि बल्क जो हमारा डीजल था, जो बल्क सप्लाईज थी वो रिटेल पर शिफ्ट हो रही हैं। इसके अलावा प्राइस डिफरेंस है, जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो जिस भाव पर पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं और उसके मुकाबले जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ पर दाम कुछ अधिक है। इसके चलते भी ये डिमांड जो है वो सरकारी कंपनियों पर शिफ्ट हो रही है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं और डिमांड के हिसाब से तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और हर पेट्रोल पंप पर सप्लाई को सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है। एलपीजी कुकिंग गैस की सप्लाई भी यथावत है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 डिलीवरीज की गई हैं डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग है वो 1,32,00,000 है और 96% ये जो डिलीवरी की गई है इसकी 96% डिलीवरी विद डीएसी कोड की गई है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 1 मई से लेकर अब तक लगभग 1,32,000 टन की गई है। पिछले 3 दिनों में भी 23,588 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। इसी तरह पिछले 3 दिनों में ऑटो एलपीजी भी 963 टन की सेल की गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल पिछले 3 दिनों में लगभग 1,87,000 सिलेंडर है। इसके अलावा नेचुरल गैस के संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मार्च के महीने से लेकर अब तक 7.64 लाख पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है।
2.81 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है और 7.99 लाख कस्टमर्स नए रजिस्टर हुए हैं। C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सेल भी रिफाइनरीज से की जा रही है और पहली मई से लेकर अब तक 10,600 टन प्रोपिलीन और ब्यूटाइलीन की सेल हुई है और 3,940 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की भी सेल की गई है। एनफोर्समेंट एक्शन राज्य सरकारों के द्वारा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा जारी है और लगभग पिछले 3 दिनों में लगभग 500 रेड की गई हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा भी जो इंस्पेक्शंस किए गए हैं उसमें पिछले 3 दिनों में 111 शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, 35 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और 1 को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अपील करना चाहूँगी कि कृपया पैनिक बाइंग से बचें, आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल डीजल का क्रय करें और हमारे पास पर्याप्त स्टोर्स हैं, अवेलेबिलिटी है, सप्लाईज है। इस और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और जहां तक संभव हो ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद। Thank you, ma'am. The Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All the Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessel or foreign flagged vessel with Indian crew has been reported in past 72 hours. DG Shipping Control Room update, that's control room has handled 10,106 calls and around 22,215 emails since its activation. In past 72 hours, a total 404 calls and 903 emails have been received. The ministry through DG Shipping has facilitated the safe repatriation of more than 3,300 Indian seafarers, including 99 in last 72 hours. Port operation across India remains normal and no congestion reported. And then there was a question last time that what is the shipping rates to Middle East from 15th of April to 19th of May. So that is around that time on 15th of April per container means 20 feet container it was $2,400, which is now around $2,000. Thank you. Thank you, Mukesh ji. Now we'll take questions. We'll start from the first one and we'll keep passing the mic. Thank you. Question is for Sujata ma'am. Ma'am, you spoke about the demand rise at the pumps owned by the state fuel retailers. Can you give a percentage number as to how much are we seeing the surge in diesel and gasoline demand at the state-owned pumps? You also said that the prices, the bulk prices are higher than the retail prices. Can you give a number as to how much is the difference between the bulk and the retail? Hi, this is from Mangal, sir. There have been news reports saying that India is preparing to send its tankers inside Hormuz, on the west of Hormuz, to get energy supplies from there. So what's the plan like? By when can we see that the first Indian tanker entering into the Strait of Hormuz to get the products from there? Thank you. Question to Sujata ma'am. Just wanted to understand how do you calculate under recoveries and losses? I'm asking you this because on one day you said it's 30,000 crore per month is the under recovery or losses. And the next day the secretary MOPNG says 1 lakh is the total loss. The day after that the minister says 1.98 crore is the under recovery, while loss is 1 lakh crore. So what is the difference between loss and under recovery? One. Two, why are we including LPG in these under recoveries or losses? Because LPG, as to my understanding, is a regulated product, and Government of India is committed to compensating the PSUs for their losses. Why can't the Government of India make timely payments so that at least these under recoveries, to that extent, it's mitigated? If you look at the earning statements of all the 3 OMCs that have come, they have made some 77,000 crore of profit in FY26 with one month of stress, and they have a negative LPG buffer of
running into some 26,000 crore. If at least that is cleared, why is the government not making those payments on regular basis? Thank you. Hi, this is Udit from the print. So my question to Sujata ma'am is that, so on Monday ma'am, you said that the companies are daily losses around 750 crore rupees. Before that, we were told that it was 1,000 crores. So after hike of 3 rupees, it comes to at 750 crores. So what is the hike needed that this becomes a break even, or the companies, you know, those losses starts getting recovered? Hi ma'am, my question is to Sujata ma'am. I wanted to get your clarity on the recent US waiver extension that they have given for vessels loading before 17th of April. Now there are a lot of vessels that are coming to India that have been loaded after 17th of April. So how is Indian refiners going to navigate that situation? Thank you. Ma'am, could you please share current under recovery on petrol, diesel and LPG? Hello ma'am, I'm Shivani Sharma from India Today. My question is for Sujata ma'am. Ma'am, there are reports, especially in states like Uttarakhand, that there are several petrol pumps where a capping has been done for consumers. Like people are getting a petrol of only 1,000 rupees or so. There are multiple the ministry. And the second question is regarding a report that has been published in Nikkei Asia that quotes Kepler, and it says that India, which is the third largest consumer of LPG, reportedly faces a supply gap of 4 lakh barrels per day. Your reactions on that? Hi, question for Sujata ma'am. I just wanted to understand, like, because we've been getting these reports of certain shortages in some pockets at the RO level, although, you know, at the macro level, the production and the supplies seem to be all right in terms of production. But these regional imbalances and supply shortages, you've been mentioning for the past few days that a lot of the commercial and bulk demand has shifted to OMC ROs, right? Isn't there any mechanism at the disposal of the local administration, the state government, or even the OMCs to prevent the commercial or the bulk consumers from getting to retail ROs and lifting fuel from there? Because essentially, the reason why there's a different price for industrial and bulk commercial consumers is so that the retail consumers can be provided a relatively cheaper fuel, right? But so isn't there any sort of mechanism at your disposal where you can stop this migration of commercial and bulk users from getting from their supply channels onto the OMC channels? Thank you. मैम, मेरा सवाल सुजाता मैम से है। मैम, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और उन्होंने बताया है कि कई ऐसे जगहें पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं है और उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि तेल की आपूर्ति को वहां पर सुनिश्चित कराया जाए। Anybody on this side? That's all. Okay. Okay. Ma'am, today AITWA, it's a big transport organization. They have written to all the companies that because of disruption in supply, particularly in port areas, so they have asked them that because of this crisis, don't put any kind of penalty. They have asked to companies, but that's primarily coming from the shortage of diesel at some areas. Like companies, if they get delayed in delivering of products, then companies can put penalty on the transporters. So they have said that because of the problem with diesel supply, particularly at port areas, so they are unable to supply. Any kind of report that you have, any response? And usually AITW always talks to government. So have they also written to you about this? Okay. There was one question from shipping. I think first you can answer. Thank you, ma'am. So question was, when India is planning to send tanker to west of Strait of Hormuz, so we are in touch with MEA and coordinating with them.
and whenever the situation become conducive for sending vessels there, so that time we will let you know. Thank you. Okay, Sujata. देखिए, पहले तो मैं ये दोबारा से क्लियर कर दूं कि हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी में हमें जो शॉर्टेज है वो हमने अलग तरह से मैनेज किया है, लेकिन हमारा पास सफिशिएंट क्रूड अवेलेबल है, हमारे पास पेट्रोल, डीजल सफिशिएंट अवेलेबल है, हमारी रिफाइनरीज पिछले पूरे साल 105% ऑफ नेम प्लेट कैपेसिटी पर ऑपरेट हुई हैं। इसलिए ये कहना कि कहीं पर पेट्रोल या डीजल की कमी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमको ये भी समझना होगा कि किसी भी पेट्रोल पंप पर 2, 2.5 या 3 दिन का ही स्टॉक होता है। अगर वहाँ पर 20%, 30% अगर इस तरह का ग्रोथ देखा जाएगा तो देयर आर, आई मीन, लास्ट माइल लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स ऑल्सो। सो these kind of petrol pumps, these kind of locations are continuously monitored, and the replenishments are also done. As far as the support from the state government is concerned, the different mechanism to control, yes, this is monitored by the oil marketing companies, and the support is coming from the state governments also, in fact from the district administrations also. And there are a couple of states and district administrations where the letters have been issued to their officers, or requesting that the bulk should take from the bulk supply points and the retail consumers should go to the petrol pump. Anybody, because this is an opportunity to inform the people also, the people who want bulk supply can contact the state level nodal officer of the oil marketing companies. The details of all the state level officers is there on the website of all the 3 oil marketing companies. So they can be contacted for the bulk demand. But is it something that can be enforced? Is it enforceable at the local level? See, it is, I told you, there are mechanism and the oil marketing companies are working on that. They know what kind of transactions are happening from where. So that kind of monitoring is done. Can the local law and order machinery be brought in to enforce this? That's what I want to understand. Because the OMC is at their level, So wherever there is an issue, the support of the local police is also taken wherever the need is required. There is a need. And regarding the LPG, I think we should not lose our sight on the fact that there is huge increase in the domestic LPG production. ये बात हम सब जानते हैं कि वी आर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। 60% हमारा एलपीजी हॉर्मुज से आता था, इम्पोर्ट हमारा 60% है, उसका 90% was coming from Hormuz. Now the fact is that how effectively we are able to manage this situation, and in this government has taken lot of steps to ensure that the inconvenience to the consumer is minimum. जो हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन है हमारी रिफाइनरीज में वो रैंप अप हुआ। इसके अलावा जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है वो भी किया गया, जो बुकिंग पीरियड्स हैं। इसके अलावा जो कुकिंग गैस है उसको प्रायोरिटाइज किया गया। कमर्शियल को 70% है, लेकिन डोमेस्टिक कुकिंग के लिए घर के खाना बनाने की जो गैस है वो 100% सप्लाई की जा रही है। तो हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि भारत सरकार ने और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कितने इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं ताकि जो देश की जनता है उसको कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। आपने क्रूड की बात करी तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि देश का हित, कंज्यूमर्स का हित, देश की एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी भारत सरकार को करना है या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करना है वो किया जाएगा और किया जा रहा भी है। इसके अलावा आपने लॉसेस की बात की। देखिए हमारे जो एलपीजी का जो लॉसेस की आप बात कर रहे हैं,
पहले भी भारत सरकार ने कई बार, 2 बार तो मुझे अभी रिसेंट पास में याद है, जब भारत सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट किया है। 2023 में 22,000 करोड़ दिया, उनको अप्रूव किया। पिछले साल 30,000 करोड़ का भी उनको अप्रूवल किया। तो जब ज़रूरत हुई है, भारत सरकार ने अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट किया है। डिफरेंस आपने पूछा, ग्रोथ मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी एरिया में किसी 20% और 30% ग्रोथ भी देखी जा रही है। देयर इज़ अ प्राइस डिफरेंस, 40-42 रुपए का फ़र्क है पर लीटर, जो हमारा रिटेल है और जो हमारा बल्क है। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। डीजल और पेट्रोल की है या सिर्फ डीजल की है। और पेट्रोल की? मैं आपको लोकलाइज्ड एरिया बता रही हूँ, जहाँ पर आप जिन एरियाज के आप इशू रेज कर रहे हैं, उन एरियाज की बता रही हूँ कि 20 से 30% तक ग्रोथ है। डीजल और पेट्रोल में कितनी होगी? पेट्रोल का डाटा आई डोंट हैव राइट नाउ। See, this kind of question will be a very speculative, answer. So. I don't have that figure right now. Just a minute, जो डिमांड और सप्लाई के आंकड़े की बात करें, अगर देश में अभी जो पेट्रोल पंपों पर हालात हैं, उसमें डिमांड सप्लाई के बीच क्या अंतर है और क्या आंकड़े आप दे पाएंगे? दूसरा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जो पेट्रोल पंप हैं, उनकी क्या हालात हैं? मंगल जी, आपसे मेरा सवाल है कि जो अभी हॉर्मुज स्ट्रेट में जो दबाव बना हुआ है, भारत के जो जहाज फंसे हुए हैं, उन पर ताज़ा स्थिति जो आपने बताई है, लेकिन जो ऐसे जहाज जो तट पर हैं और जो अंदर हैं, क्या उनके राशन पानी की व्यवस्था तट पर कैसे की जा रही है? और नाविक जो लंबे समय से वहाँ फंसे हुए हैं, वो कैसे आप इस समय को चुनौतीपूर्ण देख रहे हैं? कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि निकलेंगे वो जहाज जो फंसे हुए हैं? डिमांड और सप्लाई का आप गैप देखें तो उसका सबसे बड़ा आंकड़ा होता है कि आपका प्रोडक्शन कितना है और आपका कंजम्पशन कितना है। अगर हम पिछले महीने का भी देखें, अगर डीजल भी माने, तो लगभग 10 MMT का हमारा प्रोडक्शन है। हमारा जो यूज़ है वो हार्डली 8.5 MMT है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी, यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट के सप्लाई का इशू नहीं है। इसीलिए जनता से दोबारा ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि पैनिक बाइंग ना करें, अफवाहों में ना आए, और जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से ही आप ईंधन क्रय करें। धन्यवाद। धन्यवाद। ये आपने जो सवाल पूछा है कि वो वहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मुज में वेस्टर्न साइड में कितने वेसल्स हैं, मैं पहले भी बताया है कि हमारे टोटल 13 इंडियन फ्लैग्ड वेसल हैं वहाँ पे और एक इंडियन ओन्ड वेसल है। एज रिगार्ड टू आपने बताया कि जो क्रू जो हैं उन पे उनको क्या कहते हैं, राशन पानी का क्या इंतज़ाम है, तो बेसिकली इसमें इंटरनेशनल रेगुलेशन है और जैसे जहाज को अगर कोई क्रू को राशन पानी चाहिए होता है तो नियरेस्ट पोर्ट से उसका व्यवस्था हो जाता है। 2 होते हैं, एक तो वेसल हाई सी में रहता है, एक पोर्ट के पास चले जाता है, तो एंकरेज पे या पोर्ट में लग जाता है। तो इन व्यवस्थाओं के तहत क्या कहते हैं, क्रू को राशन पानी पहुंचाया जाता है। प्लस हमारे पास क्या कहते हैं, जैसा कि मैं डेली अपडेट करता हूँ कि हमारे पास डीजी शिपिंग का एक कंट्रोल रूम है। अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो वो कॉल करते हैं, अगर कोई भी कॉल करते हैं तो उस व्यवस्था को, उस समस्या को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू। Okay. Ethanol blending. So recently, I think Petroleum Ministry has asked ARI to do a study on the impact of E25 on existing vehicles. And we have come to know that will be, again, study will be sponsored or funded by OMCs. Quite surprising that for such a study, why government doesn't spend? You always go to OMCs to get such things done. Sorry, I am not aware of this. All right. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. तो
तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह जानकारी दी गई कि किस तरह से चाहे एलपीजी हो या पेट्रोल डीजल हो, किस तरह से उसको बेहतर तरीके से उसकी राशनिंग भी की गई है एलपीजी से लेकर के, और पेट्रोल और डीजल भी पेट्रोल पंप्स पर लगातार समुचित मात्रा में मौजूद है और किसी भी तरह की अभी फ़िलहाल उसमें कमी नहीं देखी गई है। जो रिफाइनरीज़ हैं वो पूरी तरह से काम कर रही हैं और अगर हम पश्चिम एशिया क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे सारे नाविक जो है वो सुरक्षित हैं। तो इस तरह की इससे जुड़ी भी सारी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। और अब बात करते हैं इस वक्त की, और इस वक्त की क्या है हेडलाइंस, शुरुआत उसके साथ करेंगे। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई समेत यूरोपीय संघ की 4 महाशक्तियों के साथ हुई 57 डील। ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग, ग्रीन एनर्जी और व्यापार के क्षेत्र में बढ़ेगा आपसी सहयोग। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा में दोबारा मतदान में बम्पर वोटिंग। 1 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान। शुभेंदु सरकार का नया आदेश, स्कूलों के बाद अब मदरसों में भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य। राहुल गांधी के यूपी दौरे के बीच कांग्रेस नेताओं की मायावती से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश ने सपा खेमे में बढ़ाई बेचैनी। उधर शरद पवार द्वारा वेस्ट एशिया संकट में सप्लाई चेन संभालने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ ने विपक्ष के नैरेटिव पर खड़े किए सवाल। इंडी गठबंधन में अपने अपने मोहरे बचाने की राजनीति हुई तेज। केरल विधानसभा में नए विधायकों ने अलग अलग अंदाज दिखाया। कोई पैदल, कोई साइकिल तो कोई पहुंचा काफिले के साथ शपथ ग्रहण में। बीजेपी विधायक पैदल मार्च ने दिया बड़ा संदेश। वहीं सतीशन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सत्ता संतुलन और तुष्टीकरण की राजनीति पर तेज हुई बहस। और तमिलनाडु में टीवीके सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री विजय की सरकार में कांग्रेस के 2 विधायकों सहित 23 नए सदस्य शामिल। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान लगातार जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया 1 बजे तक 60% मतदान हो चुका है। तो सवाल यह उठ रहा है कि निष्पक्ष मतदान से आखिर क्यों झुक गया पुष्पा। फलता में पहली बार बेखौफ वोटिंग हो रही है। तो क्या फलता का संदेश यह है कि बंगाल अब बदल रहा है? फलता में आज मतदान सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में बदलती हवा का जीवंत प्रमाण बन गया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार ऐसा फ्री एंड फेयर चुनाव देखा है जहां बूथों तक जाने में डर नहीं बल्कि लोकतंत्र का भरोसा उनके साथ चल रहा है। वर्षों तक भय, दबाव और राजनीतिक हिंसा के आरोपों से घिरे पश्चिम बंगाल में इस बार तस्वीर बदली सी नजर आ रही है। आम मतदाता पहली बार खुलकर कहता दिखाई दे रहा है कि वो बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर पा रहा है। मतदान से ठीक पहले टीएमसी उम्मीदवार पुष्पा यानी जहांगीर खान का चुनाव मैदान छोड़ने का ऐलान पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल बनकर उभरा है। ये फैसला सिर्फ एक प्रत्याशी की वापसी नहीं बल्कि भीतर ही भीतर पनप रहे असंतोष की दस्तक भी माना जा रहा है। भाजपा का दावा है कि टीएमसी उम्मीदवार पुष्पा जहांगीर खान को कई पोलिंग बूथ्स पर एजेंट तक नहीं मिले। अगर ये दावा सच है तो सिर्फ संगठनात्मक कमजोरी नहीं बल्कि बदलते जन मनोविज्ञान का भी ये संकेत माना जा रहा है। कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में अजेय शक्ति माने जाने वाले तृणमूल कांग्रेस के भीतर अब असहजता की परछाइयां साफ दिखने लगी हैं और यही वजह है कि सत्ता के आत्मविश्वास की जगह अब बेचैनी की चर्चा अधिक सुनाई दे रही है। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी लगातार ऐसे फैसले और राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं जिन्होंने जनता के बीच परिवर्तन की उम्मीद को और मजबूत किया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक रुख, प्रशासनिक मामलों में खुली चुनौती और संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की रणनीति ने उन्हें विपक्ष के सबसे मुखर चेहरे के रूप में स्थापित किया है। संदेश साफ है,
बंगाल में अब सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने की मांग भी मुखर है और ये तैयारी भी तेज है। उधर शुभेंदु अधिकारी खुद उसी बदलाव का चेहरा बन रहे हैं। यही कारण है कि राज्य की राजनीति में अब असर सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी असहज खामोशी गहराती हुई नजर आ रही है। कल पार्टी के प्रोटेस्ट मार्च में आधे से अधिक विधायकों का नदारद रहना राजनीतिक गलियारों में बड़ा संकेत माना जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या कई विधायक अब जनता के बीच पार्टी की नीतियों और विवादों का खुलकर बचाव करने से बचना चाहते हैं। बंगाल की राजनीति में यह चर्चा भी तेज है कि कई नेता अब खुद को जनता की नाराजगी का चेहरा बनने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि जमीनी माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ एक और बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर भविष्य में किसी बड़ी टूट की भूमिका तैयार हो रही है? क्या अंदर खाने असंतोष अब खुली बगावत की ओर बढ़ सकता है? भवानीपुर से आए संकेतों में भी इस बहस को और हवा दी है। जिस स्कूल में ममता बनर्जी मतदान करती, यानी कि जो मतदान केंद्र है, वहां के कई बूथों पर शुभेंदु अधिकारी की बढ़त की चर्चा अब भाजपा खेमे के आत्मविश्वास को और बढ़ा रही है। फलता का ये मतदान अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि उस बदलते बंगाल की कहानी बन चुका है, जहां जनता पहली बार सवाल पूछती हुई और भयमुक्त होकर विकल्प चुनती हुई दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान जारी है। भारी संख्या में वोट डालने के लिए मतदाता अपने अपने घरों से निकले हुए हैं। इस बार लोग मतदान में बिना डर के हिस्सा ले रहे हैं। मतदान के लिए लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले वोटों से इस बार का वोट में क्या चेंज? शांतिपूर्ण है, खुद का वोट जिसमें मारो अच्छा से वोट डाला बस। इस बार तो बहुत अच्छे से वोट हुआ। पिछली बार तो पूरा मतलब ईवीएम तो पूरा टेम्पर कर दिया था। बूथ पे जो बीजेपी का जो ये था उसमें पूरा था। इस बार सब लोग अपने मन से वोट दिया। पिछला बार जो वोट हुआ था हम लोग तो ऐसे नॉर्मल दिए थे, मगर उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था। इस बार तो सब लोग अपना खुशी खुशी वोट दे रहे हैं। पिछले वोट में मतलब हम लोगों का इधर तो कुछ नहीं था। इससे 2021 में जो वोट था मतलब हम लोग वोट देने आता था लेकिन दे नहीं पाता था। हमारा वोट खुद नहीं दे पाता था तो अलग से पड़ जाता था। तो अभी जो हो रहा है वोट एकदम आसानी से हम लोग खुद ही वोट दे रहे हैं, खुद का वोट। 2021 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत दुकान पाट जो भांगचूर कर रहा था, उन्होंने बहुत लोगों को मारा था, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा था। और बहुत ही ज़्यादा लोगों का घर भांगचूर कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल था यहाँ। और तो जनता क्या कह रही है ये आपने साफ सुना, कहा डर का माहौल था। इससे पहले एक वोटर ने बताया कि इससे पहले तो वो कभी वोट ही नहीं दे पाते थे, पहले ही पड़ जाता था वोट उनका। लेकिन 4 अप्रैल को जब यहाँ वोटिंग होनी थी, इससे पहले वाली जो वोटिंग थी, उसमें टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा था कि इस बार चुनाव में बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত। করে দেবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, লড়াই করে যত দ্রুত সম্ভব বৈদ্যুতিক চুল্লি হবে এখানে। 29 अप्रैल को फलता में मतदान हुआ था, जिसमें सभी बूथों पर दोबारा मतदान करने के लिए ये आदेश दिया गया था, वहां पर रिगिंग की खबरों के बाद। और ये जो अभी आपने बयान सुना, ये दरअसल 4 मई को वहां पर जो काउंटिंग होनी थी उससे पहले का ये बयान था कि कई सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन हार्ट अटैक दरअसल किसको आया, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो सभी जानते हैं। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि अब टीएमसी का वक्त चला गया है, अब राज्य में सिर्फ बीजेपी है। उनको पता नहीं है, पहले चीफ मिनिस्टर को पता नहीं था क्या हो रहा था बंगाल में, कैसे पार्टी नर्क में चला गया है। आज जो मीटिंग टीएमसी कर रही है, अगर समय रहते इस प्रकार मीटिंग करते, लोगों का दुख दर्द को समझते, समाज क्या सोचे और थोड़ा सोचते, तो ये दुर्दिन देखना नहीं पड़ता है। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। वहीं चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी अपने सारे कमिटमेंट, अपने सारे वादे पूरे करने की बात कह रहे हैं।
दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। और टीएमसी सांसद सौगत राय ने शुभेंदु अधिकारी को कहा कि अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, जिसको वो जमीन देना चाहते हैं दें, अब ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। क्या कुछ कहा है सौगत राय ने, आइए आपको दिखाते हैं। सरकार का कुछ दिक्कतें हुआ होगा, लेकिन ये सब बोलना ठीक नहीं है। अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो जहां जमीन देने चाहते दे, इसको बोलने का क्या है। तो कह रहे हैं इसमें बोलने का क्या है भाई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आप फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे पा रहे थे, तो जब दी गई है तो उसको बताया जा रहा है या लोगों के सामने आ रहा है, खबरों में अगर आ रही है तो ये बात गलत कहां पर है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 3 बजे तक 74% मतदान हो चुका है। और इन सारी खबरों के लिए लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़े हुए हैं और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। दोनों का स्वागत। सबसे पहले सौरभ आपके पास आ रहे हैं और जानना चाहेंगे कि मतदान तो बहुत तीव्र गति से बहुत तेज हो रहा है, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? और साथ ही साथ जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, ये भी जरा आप अपने शब्दों से बताएं। निखिल जी देखिए, पहले तो गर्मी और धूप की वजह से जो 10 बजे के बाद थोड़ा पोलिंग थोड़ा कम हुआ है पहले और दूसरे चरण में जैसे देखा गया था, लेकिन जैसे ही थोड़ा गर्मी थोड़ा धूप का जो समय था वो बीत गया, तो बीत जाने से ही वो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस बार भी ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि फलता में भी शायद 85-90% या फिर 90% से ज्यादा पोलिंग हो। लेकिन जो माहौल फलता में ही मैं खड़ा हूँ इस वक्त, फलता में सुबह से हूँ, तो जो देख रहा हूँ तो अगर आप देखें कि जो वोटर्स वोट दे के आ रहे हैं वो खुशी खुशी बात कर रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि पुष्पा राज गया। हर एक वोटर्स निकल रहा है और निकल के बाद एक बात पर वो बोल रहे हैं कि पुष्पा राज अब गया। अब ये पुष्पा राज गया किस तरह से गया? इस तरह से गया कि 285 बूथ है, कहीं पर टीएमसी एजेंट नहीं दिख रहे हैं। ये सिर्फ ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ये उनकी बात नहीं है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है वोट बूथ के तहत जो पिछले भी 10 साल 12 साल या फिर 20 साल से प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, इसी सब इलाकों में इन्हीं सब इलाकों में वोट कराए हैं, उनका भी कहना है कि ये वोट एकदम अलग है। और इस तरह से वो भी कहीं ना कहीं हैरान उनको हो रहा है कि वो हैरान हो रहे हैं कि 12 दिन पहले भी जो पार्टी दावा करती थी कि वो बंगाल जीतकर दिल्ली दखल करेगी, तो वही पार्टी अब उनके एजेंट भी नहीं मिल रहे हैं। ये 12 दिन में क्या हुआ? असल में ये 12 दिन में जो 15 साल का तुष्टीकरण का राजनीति है, जो महिलाओं सुरक्षा का जो मुद्दा था, जो विकास का जो मुद्दा था, उसमें किस तरह से आम आदमी में, आम बंगाली में किस तरह से उनके टीएमसी को नकारा गया है, उसका जब सबूत सामने आया है तो कहीं ना कहीं जाके टीएमसी खेमा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। निखिल जी, टीएमसी खेमा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। विनोद जी, ये 12 दिन के बदलाव की कहानी और खास तौर पर जो कह रहे थे ना कि इसके बाद तो हम दिल्ली फतेह कर लेंगे, उनके लोगों को अब पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं। इस बदलाव को थोड़ा सा आप बताइए कि इसके क्या राजनीतिक माने हैं, पश्चिम बंगाल जो बदल रहा है। और दूसरी चीज़, क्या किसी टूट की आशंका भी आप देख रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से जो ममता बनर्जी का जो मार्च था, प्रोटेस्ट था दरअसल, उसमें आपने देखा कि आधे से ज़्यादा विधायक जो है वो नदारद रहे। तो क्या ये फेस सेविंग है, जनता को के सामने नहीं आना चाहते, या फिर कोई और कहानी है? निखिल, जिस मॉडल की बात पिछले कई महीनों से खुद अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे लगभग हर चुनाव में करते थे, और उनका वो पुष्पा जहांगीर खान जो है उसका क्या हश्र हुआ आज हम लोगों ने आज इस पोलिंग बूथ पे देखा है जी। आज आप देखिए कि लोग किस मुखरता से सौरभ की बात को जवाब दे रहे थे, तो ये लगा कि पुष्पा जो है वो सच में क्यों गायब हुआ, इसका सीधे सीधे गवाही ये सारे मतदाता दे रहे हैं। लेकिन वाइपों का क्या हुआ?
आज उनको कलकत्ता हाईकोर्ट से वो अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है। जो 18 ज़मीनें उनके नाम से है, घर है, बड़े बड़े आलीशान महल है, उस पर अगर आप अब शुभेंदु अधिकारी ने केस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस दिया है, तो आप देखिए कि वो हाईकोर्ट से उनको अग्रिम जमानत लेना पड़ा है। ये होता है, ये जनता का फैसला जो है निखिल, ये बता देता है कि आपकी औकात कितनी है। आप जिस बात को लेके सीधे गृह मंत्री को धमकी दे रहे थे और 4 तारीख का एक थ्रेटनी दे रहे थे कि 4 बजे के बाद आना इस बंगाल में अगर हिम्मत है तो, आप देखिए आज आपको जनता ने किस हाल में छोड़ा है कि आप कल प्रोटेस्ट मार्च था, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च था सो कॉल्ड वायलेंस का, पोस्ट पोल वायलेंस का, और उसमें उनके 80-82 एमएलए में से मात्र 30-32 एमएलए विधायक वहाँ मौजूद थे। तो बाकी विधायक कहाँ चले गए? पहला जो टीएमसी की जो मीटिंग थी, विधायक दलों की बैठक थी, उस विधायक के दल के बैठक में भी 10 विधायक गायब रहे। तो अब सवाल है कि ये पूरा आप ये देखिए पश्चिम बंगाल में ये एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन है उन तमाम लीडरों का जो एक तरह से एडहॉकली मान लेते हैं कि ये जनता उनकी जर खरीद है, और जनता ने उनको क्या मैसेज दिया है वो पश्चिम बंगाल के हर दरो दीवार पे लिखा हुआ है। ये बात, आज का इलेक्शन इस बात की गवाही देता है कि भारत के इस लोकतंत्र में आपके एक बंगाल के एक जिले में, एक कस्बे में इस तरह लोग इतने सालों से प्रताड़ित थे कि वो अपना वोट नहीं डाल पा रहे थे। निखिल, ये तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा शर्मनाक पहलू है। एक बात जी मैं और भी इसमें अभी आपने बाइट सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई अब शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, जिसको चाहे उसको जमीन दे। क्या ये फ्रस्ट्रेशन है या ये सरेंडर है? अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी बातों को हम कैसे डिफेंड करें। निखिल, ये बेहतर जवाब अभी सौरभ दे सकता है कि आप ये सिर्फ देखिए जमीन देने का और उस पर एक्टिवली बीएसएफ का काम होने का। आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि वहां उस जगह पे 3-4 बीएसएफ ने ब्लॉक का ये बनाया है, एक टेम्पररी पूल बनाया है, और आप उसमें देखिए कि किस तरह की वहां निगरानी तेज हुई है। ये सौरभ आपको ज्यादा बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ बंगाल में उन सारे इलाकों में जहां फेंसिंग नहीं हुआ था उसको सरकार ने बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर किया है, तो वो किस तरह से परसेप्शन चेंज किया है ये सौरभ बताएगा। जी बिल्कुल सौरभ, आप ऑन ग्राउंड जानकारी दें, किस तरह से जो बॉर्डर इलाके हैं जहां पर ये फेंसिंग होनी है, क्या कुछ बदला है, क्या कुछ आप देख रहे हैं, बीएसएफ क्या कुछ कर रहा है और सरकार की तरफ से क्या किया गया है? कल बीएसएफ के डीजी के साथ नवान्न में जो बैठक हुआ सचिवालय में, उनको जो जमीन हस्तांतर किया गया है उसके बाद ही आज सुबह से ही देखा जा रहा है मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना, जहां जहां पे ये फेंसिंग का काम रुका हुआ है और जितनी एकड़ की जमीन रुकी हुई है वहां पर हलचल नजर आ रहा है, काम शुरू होने का हलचल नजर आ रहा है। ये जितना जल्दी संभव हो वहां पे फेंसिंग का काम किया जाए, तो वो काम शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं जाकर जो जमीन के मामले को लेकर जो बातें किए जाते थे, वहां पर बहुत सारे ग्रामीणों और स्थानीय ऐसे भी हैं जो खुद जमीन देना चाहते हैं, भारत के लिए देना चाहते हैं, अपने देश के लिए देना चाहते हैं, जो पिछले 15 साल से और ये काम रुका हुआ था। और अभी तो फेंसिंग का तो बात नहीं है, अभी तो सीएए भी लागू हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी कल लागू हो गया है, तो उसको भी तो रोका गया था। तो क्या रिएक्शन है उसको लेकर के, इसको लागू किए जाने पे? जी आम लोग देखिए, सीएए का जो मुद्दा था वो मुद्दे से टीएमसी पिछले चुनाव में लाभ उठाई है, चाहे वो 2021 हो चाहे वो 2024 हो। वही एक मुद्दा था जहां पर मुस्लिम वोट को कंसोलिडेटेड करके, और हिंदू वोट तभी भी टीएमसी के पास था, तो तभी भी उसके चलते ही 2021 में वो जो खेला हवे का जो स्लोगन था वो जो इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद 2024 में भी, 2021 और 2024 दोनों में ही टीएमसी अच्छा किया था। लेकिन इस बार बंगाल की जनता वो खेला हवे का जो स्ट्रेटेजी था वो समझ में उनको आ गया है, वो गुगली जो है, वो दूसरा जो है, वो बंगाल की जनता ने उसको पकड़ लिया है। और इसी के लिए इस बार भी जितनी बार जो पूरा जो कैंपेन था वो नेगेटिविटी का कैंपेन था, इस शहर का विरोध का कैंपेन था। हर मुद्दे को ये दिखाया जा रहा था कि अगर ये होगा तो आपका वो हो जाएगा, अगर हमारी सरकार चली गई तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, अगर हमारी सरकार चली जाएगी तो यहाँ पर आप रह नहीं पाओगे, और अगर हमारी सरकार नहीं है
हिंदुओं के लिए था, तो 1 सेकेंड में 5 सेकेंड लगेगा एक समुदाय एकजुट होने पर। तो अभी जो 12 दिन में क्या देखा गया है, एक समुदाय एकजुट होने का पाक सर्कस में कोशिश करता है तो लॉ का डंडा चलता है तो कोई समुदाय जुट नहीं हो पाता है गलत रीजन के लिए। डेमोक्रेसी में आपका अगर रीजन सही हो तो आप एकजुट हो सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, कानून हाथ में लेने के लिए किसी को एकजुट होने की इजाजत नहीं दी जा रही और पश्चिम बंगाल इस बदलाव का वाहक बन रहा है। आप वहां से इस तरह की रिपोर्ट्स हमको भेजते रहे, बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। आगे हम विनोद जी आपको अगली खबरों पर जोड़ेंगे और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार, लगता है मेरी बारी। हाँ जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है, जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एनुमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब सियासत में राहुल गांधी का गद्दार वाला स्लोगन, आखिर ये क्यों कहा, और सबसे बड़ी बात है कि इस पर क्या कुछ रिएक्शन है, किस तरह से आम लोग इसको ले रहे हैं। अपना संसदीय क्षेत्र रायबरेली से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सियासी पिच सजाने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी संगठन को मजबूत करने का प्रयास भी तेज हुआ है, लेकिन दुविधा इस बात की है कि बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर उत्तर प्रदेश के 2 लड़के साथ लड़ेंगे, यानी कि अखिलेश और राहुल गांधी। पार्टी के लोग मानते हैं कि संविधान खतरे का नारा देकर राहुल गांधी 2024 में उन्होंने कामयाबी पाई थी। इस बार राहुल गांधी गद्दार वाला नारा प्रचलित कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर गद्दार है कौन? क्या गठबंधन में एक दूसरे को मात देना गद्दारी नहीं है? खबर है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक शिष्टमंडल ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के लखनऊ स्थित आवास पर बिना किसी तय कार्यक्रम और बिना अनुमति के वो पहुंच गए। बताया गया है कि ये उनकी अनौपचारिक भेंट की इच्छा थी, लेकिन मायावती ने भेंट करने से मिलने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे के बीच इस मुलाकात को लेकर जब चर्चा तेज हुई तो पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगते हुए अपने दलित नेताओं से स्पष्टीकरण भी मांग लिया। ये यात्रा सफल नहीं हो पाई क्योंकि प्रतिनिधिमंडल मायावती से मिल ही नहीं सका। तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, मायावती ने दरअसल निकाल दिया अपने कूचे से, यही कहा जाए, दरवाजा ही नहीं खोला, ये डोरबेल बजाते रह गए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि पार्टी ने इस दौरे को संज्ञान में लिया है। ये पार्टी की ओर से भेजा गया कोई अधिकृत प्रतिनिधिमंडल नहीं था। पार्टी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और वहां जाने वाले नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन अजय राय इसे उन नेताओं की निजी भेंट मुलाकात बताते हैं। अब ये सपा को तय करना है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ कांग्रेस जरूरी है या फिर मजबूरी, यानी कांग्रेस जरूरी है या मजबूरी है, ये अखिलेश को तय करना है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर तीखी टिप्पणी से ये साफ कर दिया है कि वे अपने मोहब्बत की दुकान के कारवा को ही आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा में कहा कि जब आप घर जाओगे और आरएसएस के लोग आपके सामने आकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करें तो उनसे साफ कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी को विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति की जननी बताया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति की जननी कांग्रेस के युवराज की अमर्यादित टिप्पणी उनकी नकारात्मक राजनीति, असंयमित सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके अनादर को प्रदर्शित करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि भले ही हमारी राजनीतिक सोच पीएम नरेंद्र मोदी से अलग हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित में सामूहिक रूप से काम करने का अवसर मिले, तब सभी को साझा उद्देश्य के साथ आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के सम्मान को लेकर मतभेद आड़े नहीं आना चाहिए। अपने गठबंधन के सबसे सीनियर लीडर शरद पवार की राय को राहुल गांधी पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन अखिलेश यादव की ये टिप्पणी उन्हें जरूर याद होगी और उन्होंने सुनी होगी कि हम बुरे वक्त में भी साथ नहीं छोड़ते। उनका ट्वीट शायद राहुल गांधी के सामने होगा। लगभग 6 दशकों में पहली बार कांग्रेस तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है। पार्टी के 2 विधायकों ने आज टीवी के नेतृत्व वाले सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। 3 दशक में डीएमके को साथी और स्टालिन को भाई बताने वाले राहुल गांधी ने एक झटके में टीवीके के विजय से हाथ मिला लिया। डीएमके इसे गद्दारी ही मानती है। उनके नेता लगातार कहते रहे कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने डीएमके के साथ गद्दारी की है। बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में चुनाव में ममता बनर्जी को भ्रष्ट नेता बताने वाले राहुल गांधी आखिर किस गठबंधन की बात करेंगे? तमिलनाडु में सीपीएम के साथ विजय की कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन केरल में सीपीएम का विरोध करेंगे। दरअसल राजनीति में गद्दारी अगर जनता की नजर में अब साफ झलकती है तो उसे मुहावरा बनाने से असर नहीं होता है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये देख रही है, ये समझ बूझ भी रही है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यूपी के रायबरेली में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था और कहा कि केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री, आपका होम मिनिस्टर, आपका संगठन, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हताशा में है। कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। आप तो विदेश यात्रा जाते हैं या तो देश को गाली देने या मौज मस्ती के लिए। नरेंद्र मोदी 1-1 घंटा देश के लिए देते हैं। इनका विवेक ही मर चुका है। ये मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार जारी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी राजनीति में रंगशाला बना रहे हैं। राहुल गांधी जी राजनीतिक रण में जो रूदाली रंगरूट है, उनकी रंगशाला बनते जा रहा है। अब अगर राहुल गांधी जी रूदाली रंगरूटों की रंगशाला बनेंगे तो इसी तरह जब चुनाव में ये निपटेंगे तो रोना शुरू हो जाएगा, धाराशाही होंगे तो धोना शुरू हो जाएगा। तो इनका रोना धोना ये जो है वो इनके रूदाली रंगरूटों की रंगशाला का ये एक रिवाज और मिजाज बन गया है। और ये नहीं है, आप जो है वो एक स्टेबल सरकार, एक कैपेबल प्रधानमंत्री जो कि संकट में संकट मोचक की भूमिका में हमेशा भारत में उन्होंने अपने को प्रूव किया है। वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मीडिया ने यह पूरा परसेप्शन क्रिएट किया है। आप लोगों का, खासकर मीडिया का बनाया हुआ पूरा परसेप्शन है। ना कोई राहुल गांधी जी के कहने पर मिलने गया था, ना कोई व्यक्ति उनसे कोई वो करने गया था। वो तो जो तनुज पुनिया जी का बयान है उसको सुन लीजिए, वो स्पष्ट कर देगा क्या मामला था।
ये कहावत है, रपट पड़े तो हर गंगे। अब जब पकड़ गए तो मीडिया ने परसेप्शन बना दिया। दरअसल अगर मायावती ने चुपचाप मुलाकात कर ली होती तो ये बात ही सामने नहीं आती और अंदर खाने में खेल कर रहे होते। लेकिन अब मायावती ने वहां से बैरंग वापस कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया तो खबर बन गई। अब कह रहे मीडिया ने परसेप्शन बना दिया। यानी अगर करें कुछ भी तो उसके लिए जिम्मेदार आप मीडिया को ठहरा दीजिए। वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल ने मायावती के आवास पर जाने के सवाल पर कहा कि बहन जी का हालचाल पूछने के लिए गए थे। यूपी से तो अक्सर बसपा के भी लोग हमारे समाज के मिलने जुलने वाले लोग, पुराने हम लोग मिशन मूवमेंट के हैं, वो लोग अक्सर कहते हैं कि आप बहन जी के हालचाल तो कम से कम पूछ लिया करो। बेशक उनकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी है, समाज के होने के नाते ये आपका दायित्व बनता है। तो मैंने कहा इस बार मैंने सोचा पार्टी से निकलने, सामने बहन जी का बंगला है तो चलो हालचाल कुशल क्षेम पूछ लेते हैं। तो मायावती की राजनीति करने की स्टाइल जो जानते हैं वो जानते हैं कि शायद एक बार अपॉइंटमेंट देकर भी वो नहीं मिलती हैं। तो ये जो बिना बताए हालचाल पूछने गए थे और कांग्रेस ने इन सबको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। तो कभी बताते कि हम कुशल क्षेम पूछने गए थे और कभी नोटिस भी मिल गई है। बहरहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनिरुद्ध जी बहुत स्वागत है हमारा। हमारे साथ दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस की नीतियों के समर्थक समझे जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर हमारे विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास के पास सबसे पहले चलेंगे। विकास, ये जो गद्दार वाली बात जो सामने आई है, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, इस पर आम लोगों का और खासतौर पर रायबरेली अमेठी में क्या कुछ रिएक्शन है? क्योंकि लगातार जो राजनीतिक इस पर जो रिएक्शन है वो तो आ ही रहे, आम लोग क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए निखिल, हमारे देश की एक संस्कृति है, एक मूल्य है, एक मर्यादा है और यही हमारे देश की पहचान है। और ऐसे में जब किसी व्यक्ति को आप जो प्रधानमंत्री है उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये भारतीय समाज में स्वीकार नहीं होता है। हर व्यक्ति जिस तरीके से कल कांग्रेस सांसद ने जो बातें कही और जिस तरीके से कही वो शब्द बिल्कुल ही निंदनीय है। इस तरीके से आप प्रधानमंत्री के लिए, आपसे उम्र में बड़े राजनेता के लिए ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो यह तो समाज में भी स्वीकार नहीं किया जाता है। और उत्तर प्रदेश की जनता हो, रायबरेली की जनता हो, अमेठी की जनता हो, पूरे प्रदेश की जनता हो, यह इस भाषा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और ऐसी भाषा का जो समर्थन कर रहे हैं आज उनके प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि कांग्रेस पार्टी में उनके बयान से इतर कोई बोल नहीं सकता है, इसलिए आज उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कि इस भाषा का समर्थन किया। लेकिन इस समाज में इस भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और बिल्कुल जिस लहजे से बात कही गई है, जो बात कही गई है वह भी अति निंदनीय है। और जिस तरीके से कही गई है उस आप पूरी स्पीच को अगर सुनते हैं तो आपको लगेगा कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह नेता प्रतिपक्ष हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए या गृह मंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह बिल्कुल ही दर्शा रहा है कि किस तरीके से जो आप कहते हैं। अच्छा, एक बात और पूछेंगे, इसका जो खबर का दूसरा एक पहलू था, ये कैसी बात है? विकास एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे। ये जो समाजवादी पार्टी में एक बेचैनी की भी खबर है, कुछ रिएक्शंस भी इस तरह से सामने आ रहे हैं, क्या ये मायावती से जो मिलने के लिए गए थे, हालांकि मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया कांग्रेस के नेताओं से, उसको लेकर के भी कुछ राजनीतिक गहमा गहमी खासतौर पर सपा के खेमे में कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो यहाँ पर अपर हैंड है और अपनी शर्तों पे यहाँ पर उनको सीटें देने की बात किया। हमने देखा जब उपचुनाव हुए तो सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार लड़े। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत हुई और कांग्रेस को एक सीट नहीं दी गई और फिर बाद में वो लड़े भी नहीं। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या डिमांड होती है वो अखिलेश यादव तय करेंगे कि कहाँ कैसे लड़ना है। इसलिए कांग्रेस कहीं न कहीं उनके कुछ नेता यह चाहते हैं कि एक नया विकल्प तलाश के रखें। जो हाल उनका तमिलनाडु में हुआ था वही हाल उत्तर प्रदेश में ना हो जाए। कहीं न कहीं इस तरीके से तो एक विकल्प बना के रखें ताकि वो भी कोई ब्लैकमेलिंग कर सके, बार्गेनिंग कर सके उत्तर प्रदेश में। ये उनके लिए बहुत जरूरी बन जाता है क्योंकि जो प्रदेश में तो बात कही जाती है उनकी प्रदेश की पार्टी की सभी सीटों पे तैयार है और गिनी चुनी सीटें ही दी जाती है और उपचुनाव में तो एक भी सीट नहीं दी जाती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं दबाव बनाने की राजनीति है अपने ही साथियों के साथ। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस जरूरी है या फिर मजबूरी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दर्शकों, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां राहुल गांधी के बोल बिगड़े हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ नेता मायावती से मिलने के लिए गए थे, तो उसको लेकर के भी सियासत गर्म है। इन सारे विषयों पर हम एक साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर। उनसे जानना चाहेंगे ये किस तरह की सियासत है, क्योंकि गद्दार कहकर तो निकल जाना वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन चीजों को प्रूव कर पाएंगे, या कोई चीज कहकर कुछ भी, यानी कि राजनीति क्या इतने निचले स्तर पर उतर आई है कि आप किसी को कुछ भी कह दीजिए। प्रधानमंत्री, आपका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि आप जीत नहीं रहे, लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा चौकीदार चोर वाले मामले पर भी राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद फिर इस तरह की जो चीजें सामने लेकर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी सियासत को? लेकिन राहुल गांधी को अगर आप अब देखें तो पिछले इस साल में कम से कम राहुल गांधी 10 से 15 बार अपने वो कंस्टिट्यूंसी जा चुके हैं। अब वो जहाँ से रायबरेली से, जहाँ से राहुल गांधी ये जनसभा में बोल रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन देखिए कि राहुल गांधी के आज की तारीख में एक भी एमएलए नहीं है। अमेठी में एक एमएलए है जितना मुझे पता है। रायबरेली में राहुल गांधी के अपने कंस्टिट्यूंसी में एक भी विधायक कांग्रेस के नहीं है। तो ये राहुल गांधी की आप मजबूरी समझें या राहुल गांधी की अपनी समझ समझें, तो एक भी एमएलए उनके नहीं है। ये दोष अगर वो बीजेपी को दे रहे हैं तो ये बात तो जनता को गद्दार कह नहीं सकते, तो वो फिर दूसरे नेता को गद्दार कह रहे हैं। अब सवाल है कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है, लोगों ने आपको नकारा है। जहां पे आप रायबरेली में लोगों को ये ज्ञान दे रहे थे, वो लोगों ने आपको वोट नहीं किया है, और आप उसको गद्दार कहने के बजाय आप दूसरे नेता को कह रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि जनता तो हम ऐसा कह नहीं सकते उसे। उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कांग्रेस के पास साथ में दुविधा बंगाल के इलेक्शन में से काफी तेज हो गया है। ये दुविधा जो कांग्रेस पार्टी की है कि बंगाल में जो जनता का जो इस बार बीजेपी की जो वहां पे समर्थन और जनता का जो वहां रीजनल पार्टी से एक तरह का मोह भंग, ये राहुल गांधी अपने आप में एक तरह से इसको अवसर देख रहे हैं। अब जैसे आप देखिए कि उनको एक मिनट देर नहीं लगी कि अपने एक परंपरागत जो उनके एक इंडिया गठबंधन के अलायंस में और पुराने सहयोगी डीएमके से एक मिनट में उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। 5 विधायक आपके जीत के आए हैं और 5 विधायक डीएमके के बल पे जीत के आए हैं, और आपने देर नहीं की और सीधे आपने टीवीके को समर्थन दिया। आज आपके 2 मिनिस्टर आपके वहां पे ओथ भी लिया है। तो अब 50-60 साल में आपने अपने मंत्री को एक किस तरह से शिफ्ट किया है कि वहां 2 मंत्री बनाया और आप कह रहे हैं लोगों की हमारी सरकार बन गई। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है कि आप जनरल इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में तो संविधान लहरा रहे थे कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, ये स्लोगन तो इस बार नहीं चलेगा, तो आपने उसको एक गद्दार शब्द ढूंढा है। तो अब सवाल ये है कि जनता ने आपको सजा दी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकारा है और लगातार 40 वर्षों से नकारा है। इसके फ्रस्ट्रेशन में अगर आप देश के 140 करोड़ देश के प्रधानमंत्री को ये बात कहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये शब्द आपका, ये अपमानजनक भाषा आपको उल्टा पड़ेगा। आप अगर मायावती के साथ में गुपचुप तरीके से मिलते हैं, आपके पार्टी के लोग जाते हैं, आप रायबरेली में बैठे होते हैं, जो आपके समझ के, आपके नोइंग में हुई होगी चीजें, और आपके नेता उसको सो कॉज नोटिस पूछते हैं, तो ये अखिलेश यादव भी सचेत पहले से है, जो आप उनका ट्वीट पढ़ रहे थे कि हम बुरे वक्त में भी साथ नहीं छोड़ते। ये राहुल गांधी के लिए मैसेज है, और जनता भी साफ साफ यूपी के लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल। दुष्यंत नागर जी, सवाल बहुत सारे हैं राहुल गांधी की। एक तो भाषा पर है कि किस तरह से भाई कुछ अगर उनको विरोध करना ही था लोकतंत्र में, लेकिन शायद कुछ अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे। और दूसरी साथ जब
जिस 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 बात पर वो शायद गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात उन्होंने कही है वेस्ट एशिया के मुद्दे पर, आप ही के राजनीतिक सहयोगी इंडी गठबंधन के शरद पवार ने साफ तौर पर बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की, सराहना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या नैरेटिव की हवा निकल गई है? ये सारा फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से वो जाके उस बात को और जोर से चिल्लाकर थोड़ा कहना चाहते हैं? क्या वजह है? देखिए जी, शरद पवार जी की अपनी पार्टी है, उनका अपना डिसीजन है, वो कब किसकी प्रशंसा करें ना करें, वो इससे कोई हमारा या कांग्रेस पार्टी का या पूरे इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि पिछले 2 महीने में भारत की विदेश नीति, जो भारत दुनिया के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रभावित करता था, बड़े फैसले दुनिया के अंदर कराने में सक्षम था, उसकी प्रासंगिकता पे ही सवाल उठ रहे हैं। तो राहुल जी कैसे सवाल उठ रहे हैं? ये सवाल आप उठा रहे हैं, आप लोग उठा रहे हैं या बाकी और जगह उठ रहा है? ये मतलब खुद ही सोचा हुआ है? नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं। अच्छा, 144 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी उठा रही है। ठीक, तो क्या उठा नहीं सकते? हम लोगों को बिल्कुल उठा सकते हैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का, या प्रधानमंत्री सवालों से परे हो गए हैं, या सरकार ये ऐसी सरकार हो गई है कि जो सवाल पसंद नहीं करती, तो फिर क्या ये तानाशाह हो गए हैं? नहीं, सवाल कीजिए, बिल्कुल सवाल करिए, सवाल करिए, लेकिन सवाल जो है आपसे जो सवाल है कि भाषा की मर्यादा तो रखी होती। देखिए, भाषा की मर्यादा की बात यह है निखिल जी, नेता लोग, ये मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के, आडवाणी जी के बहुत सारे बयान ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में दिए हुए हैं, बहुत से मुहावरे, लोकोक्तियां, इनका प्रयोग करते हैं जनता तक अपनी बात को कन्वे करने के लिए। कई बार उसमें थोड़ा बहुत एग्रेशन में कोई बात कह देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को तो थोड़ा सा रेस्ट्रेंट बरतना चाहिए। चौकीदार चोर पर वो माफी मांग चुके हैं। देखिए, चौकीदार चोर पे जो माफी के बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती है, उन्होंने कोई भाजपा से माफी नहीं मांगी। ये गलत है। और ना उन्होंने चौकीदार चोर के बयान देने पे माफी मांगी। उनके बयान को गलत तरीके से जो कोट किया गया, उसके लिए उन्होंने माननीय न्यायालय से माफी मांगी थी। और दूसरी बात जो आप किसके लिए माफी मांगी थी सर, एक बार फिर से क्लियर करिए, किसके लिए माफी मांगी थी, किस बयान पर? उनके बयान को गलत तरीके से कोट किया गया था। तो उनके बयान को किसी और ने कोट करेगा। आपके बयान को अगर मैं गलत कोट करूं तो आप माफी मांगेंगे कि मैं मांगूंगा? क्या बता रहे हैं आप? समझे नहीं। हाँ। मीनाक्षी लेखी जी ने जो याचिका डाली थी, उस याचिका के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से कोट किया गया, उसके लिए माफी मांगी। आप इतना भी देखिए, ठीक है, देश की जनता इसको जानती है, मतलब बयान को किसी और ने गलत कोट कर दिया इसलिए उन्होंने माफी मांगी। श्रीमान जी, चौकीदार चोर के लिए माफी नहीं मांगी है, ऑर्डर पड़ा हुआ है, पब्लिक डोमेन में है, माननीय न्यायालय की राफेल का मुद्दा था ना, राफेल का मुद्दा था ना सर, राफेल का मुद्दा था जिस पर माफी मांगी थी। चौकीदार चोर उन्होंने उसी मुद्दे पर कहा था। अच्छा, उसके बाद चौकीदार चोर नहीं कहा, जांच होगी, ये बात भी है। उसके बाद चौकीदार चोर नहीं कहा माफी मांगने के बाद। अनफिनिश मुद्दा है राफेल, अनफिनिश मुद्दा है। राफेल पे आज तक कोई जांच नहीं हुई। सरकार ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तो खड़े हो जाते सुप्रीम कोर्ट में, कहते माफी नहीं मांगेंगे, फिर माफी क्यों मांग ली? अरे साहब, राफेल के लिए किसने माफी मांगी? अच्छा, किस बात के लिए मांगी ये तो बताइए। नहीं, आप बताइए किस बात के लिए माफी भाई साहब, राफेल के मुद्दे पर माफी मांगी उन्होंने। गलत जानकारी दी थी और उसको राफेल को डील को लेकर के। देखिए, इतना जनरल नॉलेज टेस्ट मत करिए, बहुत पुरानी बात नहीं है ये, कोई 70 के दशक की बात नहीं कि भूल जाएगा आदमी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इसमें दलाली खाई गई है और चौकीदार चोर है। भाजपा के जाल में मत फंसिए। अरे, जाल में फंसने की कोई बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है। आप कह रहे हैं, आप इसको, मैंने सवाल यही पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी और उसके बाद फिर दूसरी एक और गलती कर रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या वो दोबारा ये चाह रहे हैं कि इस तरह से इसी नेगेटिविटी में आएंगे तो भी लाइमलाइट हो जाएंगे? मैं पूरी दृढ़ता के साथ आपके शो में कह रहा हूं, बिल्कुल उन्होंने माफी इस बात के लिए नहीं मांगी। ठीक है, चलिए भाई, चलिए, इस बात के लिए माफी नहीं मांगी। आप अगर जोर जोर से चिल्लाएंगे सर, ठीक है दुष्यंत जी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो फैक्ट्स हैं वो सेक्रेड होते हैं। फैक्ट्स आर सेक्रेड, मतलब कि आपके जोर जोर चिल्लाने से जो फैक्ट्स हैं वो बदल नहीं जाएंगे। मैं आऊंगा अनिरुद्ध प्रताप जी के पास। ठीक है सर, ठीक है। अब आप बता नहीं पा रहे हैं किस चीज में माफी मांगी थी, मैं बता रहा हूं, आप सुनने को राजी नहीं है, तो अब क्या आपके कहने से फैक्ट थोड़ी बदल जाएगा? अनिरुद्ध प्रताप जी, ये जो जिस तरह की बातें सामने लेकर के आए हैं, जिस तरह की बातें और जिस तरह की भाषा, आपको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन में है या एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे ही सही? निखिल जी, देखिए,
A.O. ह्यूम की बनाई हुई पार्टी के 56 साल के सीनियर सिटीजन यूथ, औरंगजेब कह सकते हैं उनको, या बहादुर शाह जफर कह सकते हैं, ये तीनों उपनाम उन पे बिल्कुल सेट बैठता है, क्योंकि आज तक अपने को यूथ मानते आ रहे, जो कि आज तक मैंने ये जाना था भारत में जो यूथ की परिभाषा 35 साल है। औरंगजेब इसलिए है कि गद्दारी तो उनके हर जगह पे है। जब भारत में डोकलाम पर भारत के सैनिक चीन के सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, तो बैठ के साथ दस्तरखान में खाना खा रहे थे। आज उनके पिताजी की पुण्यतिथि है और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भैया आपने अपने पिताजी की डेथ की जांच क्यों नहीं कराई? आपकी नानी जो है पाउलो एंटोनियो क्यों मिली वो प्रभाकरन के आदमी से लंदन में? तो जाहिर सी बात, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो फर्स्ट एसआईटी जो चेयरमैन थे उन्होंने अपनी किताब में लिखी हुई है। तो गद्दारी जो अपने पिता से कह सकते हैं, जो गद्दारी देश से कर सकते हैं, इनके परनाना ने देश से गद्दारी करके देश को बांट दिया। इन्होंने अमेठी के लोगों से गद्दारी करके, जिन्होंने इनको सांसद बनाया, इनकी सरकार बनाने में मदद की, इनके पिताजी को सांसद बनाया, इनके नाना को, नानी को, खानदान को सांसद बनाए, उस अमेठी को छोड़ के भाग जाते हैं। जो डीएमके इनके साथ खड़ी रही, जब लोग इनके अगल बगल नहीं रहते थे तो डीएमके इनको साथ देके सरकार बने, उस डीएमके के साथ गद्दारी कर सकते। तो गद्दारी तो इनके हर जगह भरी हुई है। तो ये ऐसे व्यक्ति को हर चीज में गद्दारी नजर आएगी कि जिस यूं कहा जा सकता है नस्लें गद्दारी भरी हैं, तो उस नस्ल में जब गद्दारी भरी हुई है तो हर चीज में गद्दारी लगेगी। और दूसरी से 37 केस है राहुल गांधी पर, 18 में राहुल गांधी ने माफी मांगी है, तो असली माफी वीर तो राहुल गांधी है। हर जगह हाथ जोड़ लेते हैं, चौकीदार चोर की बात करने लगे, हाथ जोड़ के माफी मांग लिए। इन्होंने पेगासिस की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल फोन लाके जमा कर दो। नहीं तो ये सब सारा करने के पीछे दरअसल अनुज जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सब जो राहुल गांधी ने कहा किया, उसके पीछे का क्या वजह है? क्या यूपी के चुनाव हैं इसीलिए अपने नेताओं को भेजते हैं, या क्या वजह है? वो चाहते हैं कि धीरे धीरे लोगों के मन में कोई एक भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न की जाए, क्या वजह है? निखिल जी बहुत अच्छा होगा कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश चले गए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई। आज से हम लोगों को यह लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी 3/4 से वहां जीत जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पावन कदम उत्तर प्रदेश में रख दिए और जब जब एक मुंह खोलते हैं तब तक कीचड़ करेंगे, जितना कीचड़ करते हैं उतना ही कमल खिलता जाता है। ये राहुल गांधी की यूएसपी है कि जितना इन्होंने मुंह खोला उतना ही गंद करेंगे, उतना ही कीचड़ करेंगे, उतना ही कीचड़ करेंगे, उतना कमल खिलेगा। और चुपके से मिलने की इनकी परंपरा रही है, चुपके सब जगह मिलने जाते हैं। चाइना भी चुपके से मिलने गए। अनुज जी आपका मानना है कि इस स्टेटमेंट से बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं। राहुल गांधी से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी साहब क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके पास क्या लगता है कि उनके पास में बहुत अच्छा दिमाग है या नहीं है? बोलने के लिए दिमाग की जरूरत होती नहीं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो राहुल गांधी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो व्यक्ति जब देश के सैनिकों के बारे में बोल सकता है, जो व्यक्ति अपने जनता के बारे में जिन्होंने उनको वोट देके सांसद बना उनके बारे में बोल सकता है, जो व्यक्ति अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में बोल सकता है, जो व्यक्ति कहीं भी डीएमके जैसी पार्टी जो उनके साथ हमेशा खड़ी रही उसके साथ गद्दारी कर सकता है, तो क्या लगता है ये आरती उतारेंगे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी की, आरएसएस की? कभी नहीं आरती उतारेंगे। ठीक सर, आपका पॉइंट है। विकास के पास जाऊंगा। विकास, एक चीज जानना चाहेंगे इस पर, कुछ लोगों ने जो बीजेपी के साथ कार्यकर्ता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया है। क्या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की भी जानकारी मिल पा रही है, आ रही है इस तरह से? जी बिल्कुल, लखनऊ के हजरतगंज थाने में राष्ट्रीय हिंदू महासभा के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें कल राहुल गांधी के बयान को लेकर कार्रवाई करने की, मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई करने की मांग की गई है, या आज ही कार्रवाई की गई है। तो इस कार्रवाई को हम अगर देखें, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में, आम लोगों के मन में जो कोई कार्रवाई को लेकर नहीं जा रहे हैं थाने में, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने शुरुआत में कही कि हमारे यहाँ मूल्य है, हमारे यहाँ संस्कार है, हमारे यहाँ तो अपने से बड़े को, अपने से पड़ोसी को ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करते हैं जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है। और जब आप बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की और ऐसे में इस तरीके के नफरत की बातें आपको पढ़ाई जाए कि आप इस तरीके बोलिए, ये इस तरीके का है, ये आएगा, ये रोएगा, ये क्या करेगा, इस तरीके की भाषा बिल्कुल हमारे समाज में स्वीकार नहीं है, भारतीय संस्कृति में स्वीकार नहीं है। निखिल, ठीक। विनोद मिश्रा जी, ये देखने में आया कि जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए हैं या गाली दी गई है, उतना ही वो और मजबूत होकर निकले हैं चुनावों में। क्या ये जो इस तरह की जो भाषा शैली का जिसका उपयोग एक बार राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश जाकर किया है, ये बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये एक तरह से और वरदान साबित होगा? आपको लगता है इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा? नागर साहब, कांग्रेस पार्टी के तरफ से अगर आप जो ये अभी वकालत कर रहे हैं, मुद्दे पे आइए। विदेश नीति पे बात करना हम लोगों की, आप लोगों की बात तो मुझे नहीं लगता कि कितने स्तर पे आप पहुंचे हुए हैं।
शरद पवार की बात भी इग्नोर कर नहीं, बिल्कुल विदेश दीजिए। स्तर पे विदेश सुनिए नीति सर, पर हम बात करेंगे सर एक आपसे। मिनट सुन लीजिए सर, पूरे देश ने, दुनिया इस बात को जान रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत का, अभी आप सोचिए सिर्फ एक गैस का एलपीजी गैस का आपके जो घर तक आपका पहुंच रहा है, और आपके खाने बन रहे हैं लगभग 2.5 महीने से वहां हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई 90% सप्लाई रुका हुआ है। और यह देश और देश के प्रधानमंत्री क्या आपको धन्यवाद देने के बजाय आप पब्लिक मीटिंग में जिस तरह का डिस्कोर्स करते हैं, करना चाहते हैं, लोग आपको मजाक समझेगा, इतना मजाक समझेगा कि आज आप देखिए कि देश की इतनी बड़ी आबादी के लिए देश के किसी भी हिस्से में कोई भी पेट्रोल पंप ड्राई आउट नहीं हुआ है। इसके लिए देश को आपको इस बात के लिए सलाम करना चाहिए, इसके नेतृत्व को। क्या बात करते हैं आप, कौन मानेगा आपकी बात? सवाल ये है जो आपको मैं याद दिला रहा हूं, मायावती से आप गुपचुप मिलिए नहीं मिलिए, ये आपका और सपा का मामला है। इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैंने आज ही पढ़ा था कि सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को भी गद्दार कहा था। इस देश ने देखा है, और सोनिया जी ने कहा कि हम इस पे माफी नहीं मांगेंगे। उनका बेटा राहुल गांधी पब्लिक मीटिंग में एक बार नहीं 3 बार, और इस बात के लिए बार बार दोहरा कर बात कर रहे थे कि हम इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम इसके लिए कभी भी अपनी बात वापस नहीं लेंगे। तैयार होकर आए क्या थे मजाक है? अरे आप सपा को डिच कीजिए, डीएमके को कीजिए, टीएमसी को कीजिए, ये आपका राजनीतिक फैसला है, वो आपको गद्दार माने या ना माने। अच्छा, ठीक है सर। लेकिन देश को जिस तरह से एक प्रधानमंत्री को, एक गृह मंत्री को, ये नक्सल मुक्त भारत देखा है आपने, सुना है कभी? आज भारत के 180 जिले नक्सल मुक्त भारत बना है। इस देश के गृह मंत्री के लिए बात आप कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए सर। एक मिनट, दुष्यंत नगर जी आप अपनी बात कहिएगा, उसमें साथ ही साथ मैं चाहता हूं ये भी जोड़ दीजिए, ये जो गुपचुप मायावती से मिलने के लिए गए थे, क्या आपको लग रहा है कि कुछ दूसरा भी गठबंधन बनाने की कोशिश में थे, वो पकड़े गए, इस टाइप से लग रहा है? देखिए कोई बहन जी से मिलना, मैं राजेंद्र गौतम जी का अपना निजी फैसला है। बहन जी की मैं भी बहुत प्रशंसा करता हूं और बहन जी के प्रति समर्थन करता हूं। बहन जी हमारी आदरणीय है, सम्मानित है, समान विचारधारा की साथी है हमारी। गठबंधन होना नहीं होना अलग चीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि तो अखिलेश से पूछा था आपने, हो जाएगा। मायावती जी का हमारे हृदय के अंदर कभी सम्मान कम नहीं हो सकता। ये आपकी जो भाषा है, जो शब्दावली है, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर का खेल चल रहा है, तभी आपको लग रहा है कि शायद उधर भी जा सकते हैं। वर्तमान में जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और उसी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियां दोनों दल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन निजी यात्रा पे लोग जाते हैं, मिलते हैं। हाँ, लेकिन सर सुनिए, ऐसा मिलना नहीं होता है कि हम आपके घर जाएं, आपका डोरबेल बजाते रहें और बाहर पता चले कि मैं खड़ा हूं तो आप दरवाजा ही ना खोलें, तो ये तो और इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है सर? जाने दीजिए। ठीक है सर। अनुरुद्ध प्रताप सिंह, इस पर रिएक्शन कुछ देंगे क्या? एक कोई अलग गठबंधन बनाने की खिचड़ी या ये सबको मिलाकर चलने की कोशिश में है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? बस छोटा सा एक तो मैं विनोद जी से बस इतना पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारत में सबसे तीखी मिर्ची कहाँ मिलती है? अगली बार से डिबेट में जब आएंगे तो मेलोडी तो लोग लेंगे नहीं, तो हम लोग तीखी मिर्ची लेके बैठेंगे, क्योंकि मिर्ची इन्हीं लोगों को लगती है। और दूसरी चीज, मायावती क्यों मिलेंगी इनसे भाई? ये गेस्ट हाउस कांड वाले साथ हाथ मिला के सरकार बनाने की कोशिश करते रहे हैं, उनके साथ गलबैया करते रहे हैं, कभी उनके साथ खड़ी हुई, उनके दर्द के साथ खड़ी हुई, तो डोरबेल बजाते हैं, रास्ता वहां खुलने वाला नहीं है। लेके आए थे 89 में जनता दल की सरकार के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, आप ही के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बने। गेस्ट हाउस कांड उसके बाद किया था सर, गेस्ट हाउस कांड उसके बाद किया था, गेस्ट हाउस उसके बाद किया था, गेस्ट हाउस उसके बाद किया था, गेस्ट हाउस उसके बाद किया था। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही, हम गेस्ट हाउस कांड पे जाएंगे तो सर फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, अनुरुद्ध जी आपका, दुष्यंत जी आपका, विनोद जी आपका और विकास आपका भी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे केरलम की सियासत की। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और केरलम विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। केरल में 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हुआ। प्रोटेम स्पीकर जी सुधाकरन ने तिरुवनंतपुरम में नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री और 20 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। केरल विधानसभा के इतिहास में पहली बार भाजपा के नवनिर्वाचित 3 विधायकों ने शपथ ली है। आज ये नजारा केरल के लिए अद्भुत था। बीजेपी के तीनों विधायक पैदल चलकर विधानसभा पहुंचे। संदेश साफ था कि सफर लंबा है लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। शपथ लेने वाले विधायकों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और बीवी गोप कुमार के प्रोटेम स्पीकर जी सुधाकर राव के समक्ष पद एवं गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली। अन्य विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ ही विधानसभा के नए सत्र का आज आगाज हो गया है। उधर कई दिनों तक चली राजनीतिक खींचतान, गहन विचार विमर्श और अनिश्चितताओं के दौर के बाद केरल में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली सरकार में विभागों का आवंटन आखिरकार पूरा हो गया। विभागों की इस अंतिम घोषणा के साथ राज्य में नए चेहरों को सामने लाने की पूरी कोशिश दिखी है, जबकि सीएम सतीशन ने महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखकर एक और संदेश देने की कोशिश की है। इंडियन मुस्लिम लीग को राज्य की शिक्षा विभाग देने पर कुछ सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन अपने पसंद के विभाग चुनने की मुस्लिम लीग की जिद नहीं मानी गई है। और केरलम में बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने केरलम के लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 3 विधायक केरल विधानसभा में लोगों की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। I have had the opportunity of being sworn in and taking the oath 3 times in Parliament. This is the first time as an MLA. I look forward to it. It's an incredible opportunity given to me by the people of Kerala. To all 3 of us, 30 lakh Malayalis have supported us in these elections, and we promise them that we will not let them down. We will be their voice through tough times and good times. We will be their voice in assembly. And outside the assembly, the BJP, as always, will stand for the people and will stand for solving people's problems. और केरल की कांग्रेस नेता जेबी माथेर ने कहा कि अब लोगों को रिटर्न करने का वक्त आ गया है। It's a very happy moment and the entire team is all set to work for the welfare of the people and for the development of the state. This is the time to return back to the people. UDF is determined and we are sure that people will be happy. तो ये तो 5 विधायकों वाली पार्टी से अगर मंत्री हो जाए तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा है, तो खुशी जाहिर तौर पर चेहरे पर झलक रही थी। विवेक नारायण हमारे संवाददाता तिरुवनंतपुरम से इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, क्या कुछ चल रहा है वहाँ की सियासत में? अब विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है, किस तरह से ये सत्र चलेगा और ख़ास तौर पर क्या किसी तरह की खींचतान, ख़ास तौर पर जब बात को चीज़ों को लेने की होती है तब आपको दिख रही है इंडियन मुस्लिम लीग से और कांग्रेस के बीच में, या अभी शुरुआत है, कुछ इंतजार करना पड़ेगा? निखिल जी, यूडीएफ कैबिनेट में 6 आईएमएल मिनिस्टर्स है, इंडिकेट करता है कि मुस्लिम लीग ज्यादा पावरफुल है। तो आज बीजेपी को 3 एमएलए राजीव चंद्रशेखर, मुरलीधरन और बीबी गोप कुमार वॉक करके असेंबली आए। उन्होंने एक स्ट्रांग अपोजिशन होने के इंडिकेशन दिया जो कि कांग्रेस और सीपीएम दोनों इंडिया अलायंस पार्टनर को चैलेंज देंगे। और निखिल जी, एक इम्पॉर्टेंट विषय है the 6 ministers of the 21 member cabinet वो IUML में है, तो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो जनरल एजुकेशन, फिशरीज और सब कुछ IUML है। सो IUML has got a major power assertion in the government।
तो ये है मेजर इश्यू। तो बीजेपी लीडर वी मुरलीधरन ने इस विषय में ही हैज एक्चुअली टेकन इट अप एंड वो बोलता है तो IUML इज गोइंग टू डिक्टेट द टर्म्स एज फार एज द UDF मिनिस्ट्री इज कंसर्न। तो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर चैलेंज एज फार एज UDF गवर्नमेंट इज कंसर्न। बट ये 140 MLAs आज स्वेरिंग इन किया है। तो उसके बाद टुमारो मॉर्निंग ऑनवर्ड्स आज न्यू द असेंबली सेशन स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद इस महीने में पॉलिसी एड्रेस गवर्नर आर्लेकर को शुरू किया है और उसके बाद जून 5 में बजट अनाउंस किया है। तो उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ प्रॉमिसेस। तो UDF गवर्नमेंट में लॉट ऑफ प्रॉमिसेस असर्ट किया है। तो वो है एक इंपॉर्टेंट प्रॉमिस है फ्री बस राइड फॉर वुमेन। तो ये बीजेपी और CPM ने चैलेंज किया है। बीजेपी हैज सेड दिस इज एक्चुअली नॉट फीसिबल और CPM हैज आल्सो सेड द सेम थिंग। सो दिस इज द थिंग। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह चैलेंजिंग होगा। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम बातचीत के लिए। और कांग्रेस के विधायक जाहिर तौर पर खुश हैं, पहली बहुत अरसे के बाद उनकी सरकार बनी है राज्य में और मंत्री पद मिला है जिन लोगों को, वो जाहिर तौर पर खुश हैं। लेकिन VD सतीशन के सामने भी और कांग्रेस सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो बहुत सारे चुनाव के दौरान वादे किए थे उनको पूरा करना एक बड़ा चैलेंज होगा। इस वक्त में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।